नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अशोक है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ अशोक भैया। हाय 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 एवरीबॉडी, सभी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए जितने भी सभासद हैं उनको प्रेम पूर्वक नमस्कार। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और आप लोगों की संगत है इसलिए आज शराब नहीं पिया और एक सुखी समाधानी जीवन जीने की एक दिन के आधार पे कोशिश शुरू है। 12-13 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा वाला और जीवन में मजे की खातिर मैंने शराब लिया। शराब से उत्पन्न होने वाले नुकसान मेरे आंखों के सामने थे और कुछ नुकसानों को मैंने अपनी आंखों से देखा था और कुछ नुकसान मेरी आई शेयर करती थी अपने अनुभवों में। मतलब मेरे पिताजी एक अल्कोहलिक थे और मेरी आई अच्छे खानदान से, अच्छे परिवार से बिलॉन्ग करती थी। तो शराबी पति होने की वजह से मेरी आई को बड़ी असह्य तकलीफें हुई। हम 2 भाई और 3 बहनें, जिनका पालन-पोषण करना मेरे पिताजी की इस बीमारी की वजह से उनको सक्षम नहीं हो पा रहा था। वो अपनी इस बीमारी की चपेट में आने की वजह से अपनी ज़िम्मेदारियों से भागा करते थे और आई को बहुत मारा करते थे। एक समय के रॉयली अच्छे खासे फैमिली थी उनकी और बहुत सारे नौकर-चाकर वगैरह थे। मैं आर्थिकता शेयर नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी आर्थिकता, तुम्हारी शारीरिक और तुम्हारी मानसिकता इस बीमारी की वजह से कितने निचले लेवल पे जाती है, ये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कि पिताजी की शराबखोरी की वजह से वो नौकर-चाकर छीन गए। 20-22 एकड़ खेत पिताजी के पास में था, वो 17-18 एकड़ उन्होंने खेत बेच बेच दिया निव्वळ शराबखोरी की वजह से और पैसों की पूर्तता करने की वजह से आए दिन चिढ़-चिढ़ करते थे। तो हर समय में वो एक डर सताते रहता था मेरी आई को कि ये शराब पी के आएगा, मेरे बच्चों को मार-झोड़ करेगा, मुझे मार-झोड़ करेगा। हर शनिवार को मेरे पिताजी ढंग से खाना नहीं खाने देते थे हम लोगों को, ऐसा आई शेयर करती है। और एक ऐसी होली के दिन मेरे आई को शराब पी के आए पिताजी और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मेरे आई को मारा और आई बेहोश हो गई और वो बेहोशी की हालत में उसके सर को वगैरह मार लगा होगा। बेहोशी की हालत में पड़ी रही। बाजू वाले एक शराबी के यहाँ पे जब दहशत होती है ना, तो बाजू वाले भी बड़े कतराते-कतराते जाते हैं, कोण या बेवड्याच्या नादी लागल. क्योंकि ये मेरे जैसा एक अल्कोहलिक सुनता ही नहीं है किसी की। तो बाजू वालों ने थोड़ी-सी हिम्मत करके मेरे मामा के यहाँ पे मैसेज भेजे और फिर उतने रात में 12:30-1 बजे मेरे मामा ने वो रेकी भेजी। उस समय में वाहन वगैरह नहीं थे। 17-18 किलोमीटर आई का दूर गाँव था, उसका मायका। वहाँ से उसको मरे समान वो रेंगे में डाल के लेके गए और उस समय में मैं मेरे आई के पेट में 6 या 7 महीने का था। ऐसा अपने आई अपने अनुभव में शेयर करती है, मेरे को बताती है। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, आई की ट्रीटमेंट वगैरह की, फिर मैं पैदा हुआ। मेरे पैदा होने के बाद में मग वहिनीचं आणि नंदू भाऊजीचे जमत नाही. तो मेरे नाना ने मतलब मेरे आई के पिताजी ने एक 10 बाय 10 के रूम में हमको रहने के लिए जगह दी और वो जगह मतलब वहाँ पे पहले बैल-वैल बाँधते थे। तो वो कोठा टाइप थी। तो वहाँ पे कि नहीं बरसातों के दिनों में पानी-वानी गलता था। मेरे को आज भी याद है मैं 6-7 7-8 साल का होऊँगा, तो मेरी बड़ी सिस्टर क्या नहीं वो बरसात में ऐसे कटोरे लगाया करती थी वो 10 बाय 10 के रूम में और वो पानी गिरता था, टपकता था। तो मैं पानी में जानबूझ के खेलने के लिए वहाँ पे मस्ती करता था वो पानी में। तो आई क्या बोलती थी वो मेरी बड़ी बहन बोलती थी, "आई वो देख बोले वो बोले पानी खेल रहा है बोले उसको कोरे में ले मतलब त्याला कवट्यात घे." तो आई वो अपने पदर से मेरे को पानी नहीं लगना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, इसका वो देखभाल करती थी। जैसे-जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे-वैसे मेरे को और कुछ सालों तक के लिए मेरे को ऐसा लगता था कि दिवाली के दिन, होली के दिन, पोले के दिन मेरे लिए कपड़े लाते थे मेरे मामा जी। तो मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे पिताजी हैं। जैसे-जैसे मेरे को विज़डम आई तो अनुभव के माध्यम से मेरे को आई बताने लगी कि अशोक ये अपना घर नहीं है, ये तेरे मामा का घर है, ये तेरे नाना-नानी का घर है, यहाँ पे अपन इस कारण पर उतना कुछ समझ में नहीं आता था। और कभी-कभार साल में एक आधी बार पिताजी आते थे, वो मामा के गाँव में और वो एकदम पी खा के रहते थे, बाहर से गाली-गलौज करते थे और चले जाते थे।
मेरा एक बड़ा भाई था, वो उम्र के 20-22 साल का हुआ, तो यहाँ पे इधर पिताजी का खेती बेचने का, नशा करने की और मस्त रहने का। उनको कोई परिवार की चिंता नहीं थी। मेरी 3 बड़े बहनें थी, उनकी तीनों की शादियाँ मेरे मामा ने और मेरे नाना ने किया। वहाँ से हमको यहाँ पे रिटर्न आना है, हमारे पैतृक गाँव को, मेरे वाले। तो वहाँ से फिर हमने वो रेंगी में डाल के किराना और सामान वगैरह डाल के यहाँ पे आए। तो रात के 8:30-9 बजे होंगे, तो पिताजी थे। वो जिस प्रकार से आई शेयर करती थी, वो बाड़ा था, लेकिन वो पूरा खंडर समान हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी-अभी यहाँ पे सुनामी गई है, कोई महापुर आया है और वो उस पूरे जगह का सर्वनाश करके गया है। इधर से चूहे भाग रहे थे, उधर से चूहे भाग रहे थे। वो बाड़े के ऊपर जो अंग्रेजों कबीले थे, वो आधे मकान में अंग्रेजों कबीले थे और आधा मकान पूरा उगड़ा ही था। तो एक पलंग पे बैठ के और जैसे ही हमको देखा उन्होंने, मेरे पिताजी ने, तो हम 3-4 लोग थे और मेरे तीनों जीजाजी थे, मेरे मामा थे, मेरा बड़ा भाई था। तो वो उन्होंने फट से ऐसा चाकू निकाला और वो एक गोटे पे ऐसा घसने लगा। "आ गए क्या?" बोले तुम, बोले एकदम अश्लील शब्दों में गाली-गलौज किया, "भाग जाओ" बोले। साले वो मेरे को बोले, "13-14 साल का तूने वनवास दिया" बोले, "कभी रोटी नहीं दिया" बोले मेरे को बोले, "मैं वहाँ पे आता था बोले तो तुम मेरे को गाली-गलौज करके भगाते थे" बोले। तो पहली बार ऐसा, मतलब पहली बार मेरे पिताजी के साथ में मेरी मुठभेड़ हुई। छोटी-सी मानसिक अवस्था थी, एक 10-11 साल की उम्र होंगी। तो उस समय में पहली बार पाला पड़ा कि यार ये ऐसा भी बाप हो सकता है, जिसको हम बाप बोलते हैं। बाप तो बड़ा लालन-पालन करता है। मतलब पिताजी का प्यार 10-11 साल तक मिला ही नहीं और उसके आगे भी नहीं मिलने वाला था। तो जब वो थोड़ा-सा ज़ोर ज़बरदस्ती किया मेरे जीजाजी लोगों ने और आस-पड़ोस वाले ने, तो एकदम हड्डी का ढाँचा हो चुके थे पिताजी। मतलब उनको अगर थोड़ा-सा पुश भी अगर करते थे ना अपन, तो एक कुंटे में जाके गिर जाते थे। तो ऐसी परिस्थिति में आई ने वो कुछ तो भी जमाया, वो जीवन जीने की फिर से वो दूसरी इनिंग शुरू किया और बड़ी मुश्किलों का हालात था उस समय में। भाई भी आईटीआई पढ़ता था और मेरा वाला 5वीं में एडमिशन किया यहाँ टकरी भंसाड़ी में और फिर वो ज़िंदगी की कशमकश, उसका संघर्ष और फिर से एक बार शुरू हो गया। मेरे आई के यहाँ पे भी क्या नहीं, उधर पिताजी के, उसके पिताजी के यहाँ पे भी नौकर-चाकर थे। बट पता नहीं यार, ये शराबी के यहाँ पे उसके साथ में जो पाला पड़ा ना, उसका पूरी ज़िंदगी है ना, जितनी सुखमय थी ना, उससे डबल दुखमय हो गई। 5-6 एकड़ खेत बचा के रखा था, वो मेरे मामा ने मेरे आई का नाम चढ़ा दिया था वो सातबारा पे पिताजी के साथ-साथ में, इसलिए वो खेत नहीं बेच पा रहे थे। तो वो आए दिन झगड़ा करते थे। हम यहाँ पे आने के बाद में भी बोले, "तू सही दे, मैं वो खेत बेचता हूँ, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है।" लेकिन वो आई कुछ सिग्नेचर देती नहीं थी और फिर 1-2 बार क्या नहीं, मेरे भाई ने भी उसको चमकाया, तो उसकी वजह से वो ठंडे गिर गए। लेकिन गांजा-वांजा, वो दारू-वारू जब भी उनको मौका मिलता था, वो पीते रहते थे और गंदी-गंदी गालियाँ देते रहते थे। तो आई क्या नहीं, आई ने वो खेत उठाया, ठेके से देते थे हम खेत, वो अपने काबिज़ में लिया और वो वहाँ पे उन्होंने खेती चालू की मेरे आई ने। कभी मैं सपोर्ट करता था, कभी आई और उम्र बढ़ती गई। आई टमाटर वगैरह लगाया करती थी, भट्टे वगैरह और बेर रहते थे, वो धुरे पे वो बेर बीना करती थी। पैसों की बड़ी किल्लत थी। यानी उस समय में ऐसा था कि दौड़ी कड़प पहुँच जाओ लगे। अगर 2 रोटी और 3 लोग खाने वाले हैं, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। इस दयनीय परिस्थिति से मैं गुज़रा हूँ और शराब पीना और शराब बेचने वालों की बड़ी नफ़रत थी मेरे को। मतलब साले ये लोग पूरा घर, अच्छे घर का सत्यानाश करते करते, ये विचार थे मेरे वाले। इन लोगों के पल्ले नहीं पड़ना, कभी शराब नहीं पीना, ये सोच थी। लेकिन न जाने वो बड़े होते-होते वो सोच, अच्छी सोच जल्दी मृतावत होती है, वो मेरे साथ में हुआ। और वो टमाटर वगैरह, बेर वगैरह बेचने जाती थी आई, तो उसके लिए वो 4-5 बजे मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मेरा छोटा लड़का, बड़ा लड़का भूखा रहेगा, तो वो 4 बजे उठती थी वो, मेरी मौली 4 बजे उठ के वो भाकर-वाकर बना के रखती थी, खाना-वाना बना के रखती थी। हम डागे चढ़ाने जाते थे दोनों। छोटी रेलवे चलती थी मेरे गाँव से इतवारा के लिए और वो डाक चढ़ा देने की उसको 7:30 बजे। और वो गनीमत ये है वहाँ पे, अगर वो सेकंड ट्रैक पे अगर लगी है, तो पुलिया क्रॉस करना पड़ता था। उसकी 30-35 किलो की डाक वो पुलिया पर से चढ़ के क्रॉस करती थी। तो जागनाथ बुधवारी में जाके वो दिन भर बेर और टमाटर, भट्टे-वट्टे बेचने का और शाम को आती थी 8:30 बजे।
अब यहाँ पे आने के बाद में भी उसको आयता खाना नहीं मिल रहा। वो 8:30-9 बजे आती थी, हमारे लिए खाजा भात का लाती थी। मैं बड़ा बेसब्री के साथ में उसका बस स्टैंड पे इंतजार करता था। छोटी उम्र थी, बालिक उम्र थी। मेरी आई आएंगी, मुर्मू रह के वो लड्डू लाया करती थी। वो बड़े चाह के साथ में खाता था, बहुत मेरे को आवड़ी के थे वो। और फिर वो 8:30 बजे आने के बाद में और खाना बनाती थी, और 11 बज जाते उसको सोने को, और फिर वो सवेरे से वही रूटीन उसका। तो इतना भी संघर्ष करने के बाद में वो मेरे आई ने कभी हार नहीं मानी। वो ये सोचती थी कि मेरे दोनों लड़कों में से कोई, दोनों लड़के अच्छे निकलेंगे और ये जो मेरा दुखमय जीवन है इसको अच्छे जीवन में परिवर्तन होगा। और मैट्रिक की एग्जाम दिया, उसके बाद में जो वैक्यूम पीरियड रहता है उसमें मैं वो नाली वाली की सफा करती था। तो उसके पैसे आए तो पहली बार मैंने वो मीटर लिया अपने घर में। और मीटर लेने के बाद में हमारे घर में प्रकाश क्या बोलते हैं वो 9वीं 10वीं क्लास में मेरे को समझ में आया। वो 350 रुपये वो डिमांड भरे, वो मीटर फिट किया। तो वो प्रकाश जब देखे ना, ऐसा लग रहा था कि आज दिवाली है। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक के हमने अंधेरे में पढ़ाई किया, कोई लाइट नहीं ना कुछ नहीं थी। और 10वीं क्लास में उसके बाद में वो जिंदगी की मैं सपोर्ट करने लगा, थोड़ा थोड़ा मेरे को समझ आने लगी, कुछ चीजें बनाने लगा, घर को अच्छा करने लगा, ये करना है वो करना है। वो टूटे फूटे मकान को रिपेयरिंग करने लगा। और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो मैं ये देख रहा था कि मैं बहुत एग्रेसिव था। मतलब बचपन से अभी अगर मैं अपने अनुभव में देखता हूँ तो मेरा जो स्वभाव था ना बहुत एग्रेसिव था। मतलब जो चीज कहनी करने की है तो उसको फास्ट करने की है और अच्छे से करने की है। फिर उसमें अपना नुकसान हो जाएंगे इसकी मैं सोचता नहीं था। फलस्वरूप ये हुआ कि 11वीं 12वीं के शिक्षण के लिए मेरे पास में पैसे नहीं थे। ऑलरेडी संघर्षमय जीवन चालू था। तो 5 बजे सवेरे उठने का, और वो सद्भावना कॉलोनी पाटन संघ से 2-4 खेड़े गाँव है बड़े बड़े, वहां पे जाके वो डबल रोटी टोस्ट बेचता था। और 11वीं 12वीं कॉलेज किया, ITI किया राहटे कॉलोनी में, शॉर्ट हैंड किया। उसके बाद में मैंने पिपड़ा किनखेड़े में एग्रीकल्चर कॉलेज किया। अब इतना सारा पढ़ने के बाद में कोई ताज्जुब की बात नहीं है मेरे को कि जॉब नहीं मिलेगा। जॉब मुझे मिला, और लोक सत्ता में लगा, मैं अंकुर सीड्स में लगा। लेकिन वो अंकुर सीड्स में लगने के बाद में एक दोस्त के साथ में मैंने पहली बार बीएड किया। फकीरचंद बियर बार वो दहगांव फाटे के पास में है। और कई बार मैं वो दोस्त के साथ में, मेरे साथ में ही जॉब करता था, कई बार वो दोस्त के साथ में मैं बैठता था। और मैं उसको क्या नहीं, वो शराब पीते पीते उसको अपने पिताजी के अनुभव बताता कि मैं नहीं पीता यार ये दारू, दारू वारू की वजह से ना बहुत नुकसान होता है। हम साले नौकर चाकर थे हमारे यहाँ पे, हम दूसरे के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, ये मैं उसको बताता था। और उसके साथ में बार बार बैठने की वजह से वो एक आधी बार बोलता था, मैं उसको नहीं बोलता था। न जाने साला क्या हो गया उस दिन, मैंने उसके साथ में वो बियर छक ली। अब वो बियर पीने के बाद में मेरे को कहने एक, वो जो अंदर से जो फीलिंग है ना, वो गुड फीलिंग थी। मतलब मेरे को ऐसा कतई लगा नहीं कि शराब पीना बुरी बात है करके। मतलब देखो, नकारात्मक सोच ताकि जो उपज है ना वो मेरे अंदर में पहले से मौजूद थी। मैं उसको क्या नहीं अंकुरित कर रहा हूँ, मैंने उसको खत पानी दिया। पहली बार जब बियर पिया तो मैंने वो बियर के प्रति नकारात्मकता भाव रखना चाहिए था कि नहीं यार एक बार हो गई गलती, चलो भूल जाओ इसको। लेकिन वो नकारात्मकता मेरे अंदर में ये आई कि मेरा बाप साला येड़ा है, उसको जमा नहीं। उसने तो इतना, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, बढ़िया है, थकान मिटाती है ये। और उस समय में फीलिंग भी आई मेरे को। और वो सिलसिला फिर दिन ब दिन बढ़ते गया। यानी हफ्ते में, महीने में, या शनिवार को पीने वाला अशोक महीने पे आया, महीने का हफ्ते पे आया। और 6 या 7 साल के बाद में ऐसा एक समय आया मेरे जीवन में कि मैं डेली नाइट, और फिर 1-2 साल के बाद में 24 आवर। मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले तक के नकारात्मकता क्या होती है, और नकारात्मकता से एक अच्छे जीवन ए में आने के बाद में सकारात्मकता की ओर हम लोग जाते हैं, वो कैसे जाते हैं ये अनुभव में मैं जब देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि कितना सारा डिनाइल पार्ट मेरे अंदर में, इतना सारा कूट कूट के डिनाइल पार्ट भरा रहता है ना, जिसके वजह से मैं अच्छे लोगों की वाट लगा दिया हूँ। मेरे जीवन में मैं अपने आप को देखने की कोशिश अगर करूँ ना तो बहुत सारी ये नकारात्मकता पार्ट, कोई भी मेरे को जो अच्छा बता रहा है ना उसका मैं फुंसी, मैं उसका विरोधी, मैं उसका मतलब वो मेरे को पसंद नहीं है वो व्यक्ति। मेरे दोषों को जो उजागर करता है वो व्यक्ति मेरे को कभी भी पता नहीं, पसंद नहीं आया। जो मेरे को अच्छे के लिए बोल रहा है वो मेरा दुश्मन, मेरी माँ मेरी दुश्मन, मेरे घर के लोग मेरे दुश्मन, मेरे बहनें मेरे दुश्मन,
मेरे रिलेटिव मेरे दुश्मन, क्योंकि वो मेरे को बुरी चीज करने के लिए रोक रहे थे आखिर। मैं देख रहा था कि जैसे जैसे मेरी वाली शराब बढ़ रही, वैसे वैसे इस पार्ट ने मेरे जीवन में बहुत सारा बाउंडर निर्माण किया, और ये बाउंडर में मैं फंसते गया। और उसका मेन रीजन था ना, दिस इज द पार्ट ऑफ डिनाइल, कि वो जो बीमारी का मुख्य पार्ट मेरे जीवन में इतना सारा काम करते गया। वो 12-13 साल का शराबी जीवन रहा है मेरा वाला। 5-6 साल वो न्यूअर डिनाइल पार्ट की वजह से मैं शराब पीते रहा। मेरी आई वो बार बार रट्टा कट्टा मार के वो अनुभव मेरे सामने पेश करती थी। वो ऐसे शेयर करती था, फलाण्याचं तसं झालं, अगर मैं नहीं भी पी की हूँ तो अच्छे में समझाती थी, अशोक अब तो भी रुक जा, तेरी शराब बढ़ती जा रही है। बट मैं कहाँ मानने वाला था, मैं मुजूरी कर रहा था उसके साथ में, क्योंकि घर को मैनेज कर रहा था ना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये घर घर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा अगर सहकार्य है ना, वो मेरा है। एक्चुअली वो मेरा नहीं था, मेरे आई का वो संघर्ष था। और वो संघर्षों में मैंने थोडासा हातभार क्या मिला दिया, तो वो जे चांगला आहे ते मीनं केलेला आहे, ये लेता हूँ मैं उसका यश। तो मैं उसको सामने एक्सप्लेन करता था, तेरे साथ नहीं हुआ हूँ, और मैं ऐसा नहीं करूंगा, ना तेरे खेत को बेचूंगा, ना धोरे को बेचूंगा, कुछ भी मैं बेच-बाच नहीं करूंगा। वो तो विशेष ग्रेस ऑफ गॉड थी कि मेरे शराबखोरी की वजह से मैंने कुछ बेच-बाच या लोगों को टोपियाँ नहीं दी। क्योंकि वो जो आई का संघर्ष दिखता था ना, खुद कमा के उड़ाने का ऐसा स्वभाव मेरा बन गया। और जैसे-जैसे वो शराब की रफ्तार बढ़ी, फिर वो शराब को रोकने के लिए मेरे घरवालों ने प्रक्रिया चालू की। फिर उन प्रक्रियाओं में मैं देख रहा था कि आखिरी के टाइम में जो मेरे 3 साल की जो शराब थी ना, उसमें मेरी विलिंगली इच्छा थी कि मैं शराब से दूर हो जाऊँ। लेकिन वो शराब की गिरफ्त में इतने बार मैं इतना जटिल होके फँस चुका था ना, वो चाहकर भी उसमें से नहीं निकल पा रहा था। फड़फड़ा रहा था कि यार अभी मेरी शराब छोड़ने की इच्छा है, मेरे को आप जहाँ पे बोलो वहाँ पे मैं जाने के लिए तैयार। लेकिन वो आखिरी के टाइम में वो नहीं छोड़ रही थी। एकदम कश्मकश भरी हुई ज़िंदगी, 15-20 दिन रुकना, रुकना इसलिए क्योंकि वो जो मैंने 8 दिन लगातार मैं जो दारू पीता था, वो 9वें दिन में एडमिट होता था हॉस्पिटल में। और 8 दिन के पीरियड में मेरे साथ में जो 4 लोग थे रहते थे ना, मेरी एक छोटी-सी किराना दुकान है, उसमें मैं 8-10 हज़ार रुपए 15-20 दिन में वो मेरे वॉलेट में जमा हुए। मेरे को ऐसा लगता था कि अब परिस्थिति सुधर गई है, तो मैं चुपके से एक 90 पीने की कोशिश करता था। और 90 पीने के बाद में न जाने क्या हो जाता मेरी वाली वो मानसिकता और शारीरिक तौर को, कि वो एक बार 90 पीने के बाद में वो 4 लोगों को लेके बैठाता था वहाँ पे। और 8-10 हज़ार रुपए जब तक खत्म नहीं हो जाते, या जब तक कि मेरी पीने की औकात है, जब तक कि मैं ब्लैकआउट स्टेज में नहीं चला जाता हूँ, फिर उठने के बाद में और मैं पीने देता हूँ, तब तक कि मैं शराब पीता था। यहाँ तक कि वो जिस बियर बार में मैं जाता था, वहाँ का मैनेजर था ना, वो एक अच्छे खानदान से बिलॉन्ग करता था, वो अच्छे परिवार से था, और वो मेरा पीना देखता था और हर समय बिना पिये मेरे को बोलता था, "अशोकराव म्हणे तुम्ही 15 दिवस थांबता आणि 15 दिवसाच्या नंतर असंच करता म्हणे तुम्ही म्हणे. थोडंसं लिमिटमध्ये घेत जा म्हणे. भाऊ म्हणे तुमचा स्वभाव चांगला आहे म्हणून तुम्हाला वारंवार टच करतो म्हणे. वाईट नको वाटून जावं म्हणे." मैं उसकी बातों को इग्नोर करता था। मैं बोला अपने ही मन में सोचता था, ये अच्छे अच्छाई और सच्चाई की सोच थी, यकीनन थी, उस समय में भी थी। लेकिन वो अच्छाई और सच्चाई को अंकुरित नहीं मिल पा रहा था। यानी जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था शराब की दूरी के लिए, उस प्रकार की वो दूरी नहीं मिल पाती थी। एक अच्छा थॉट 15-20 दिन, महीना भर रोक देता था, लेकिन वही, "ये रे माझ्या मागल्या." वही सिचुएशन होती थी। कई 3 साल में कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं ब्लैकआउट स्टेज में गया। डिनाइल इतना कूट-कूट के भर चुका था, शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हो गए थे। मेरे पहले बच्चे की डिलीवरी में मेरी बिंदड़ी बड़ौदा चंद्रपुर की है, तो उस समय में मेरी वाली किराना दुकान बंद हो चुकी थी, यही शराबखोरी की वजह से। तो मैं वो माहिती और सेतु में एज़ अ अप्रेंटिस की तरह कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की प्रिंट आउट निकालता था, और वहाँ पे लोगों के जल्दी काम करने की वजह से लोग मेरे को ज़्यादा पैसे देते थे। तो वो हराम के पैसे जाते कहाँ थे मेरे वाले, रोज़ शाम को आते समय वो रिलैक्स बार में बैठने का, 2-3 निपी पीने की, खाना वहीं पे खाने का और आने का। क्योंकि बीवी चली डिलीवरी के लिए चली गई थी। और जब वो एक दिन मेरे को फ़ोन आया मेरे सास का कि बोले सोनू को एडमिट किया है, बोले मतलब मेरे बीवी को, तो आप आ जाइए बोले। तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैं बोला अभी बच्चा होगा, उसकी डिलीवरी होंगी, लड़का हो या लड़की हो, हाँ, इसका भी श्रेय मेरा चाहिए, मैंने टुंगरे फोड़ा हूँ। तो बड़ा वहाँ से अपने गाँव से निकला,
तो वो मीरा वाइन्स करके है गणेश पेट पे, वहीं पे मैंने दारू पिया वहां बैठ के। और वो ट्रैवल्स को आधा घंटा लेट था, और वो एक ट्रैवल्स में बैठा, और ट्रैवल्स में बैठने के बाद में पहले फोन, छोटा फोन था मेरे पास में, तो छोटे फोन पे वो मेरी सास मेरे से फोन करती थी, तो वो बोलती थी जवाई आप कहाँ तक के हो। मैं उसको चूतिया बनाता था, मैं एक्चुअली गणेश पेट के बस स्टैंड पे बैठ के दारू पी रहा हूँ वो मीरा वाइन्स बार में, और मैं उनको बोलता था अब जाम तक के पहुंच चुका हूँ। बोले आ जाओ, बोले जल्दी, बोले ये बहुत तकलीफ में है, बोले पूरी घामा जोकर हो गई, बोले लगता है बोले कि सीजरिंग करना पड़ेगा। वो विशेष ईश्वर की कृपा थी कि वो नॉर्मल डिलीवरी हुई, और बच्चा और बच्चे के साथ में बच्चे की माँ को कुछ नहीं हुआ, जच्चा और बच्चा सही सलामत थे। जाम में जब मैं पहुंचा, तब मेरे सास का फोन आया, बोले बोले जवाई, बोले आप बोले पिताजी बन चुके, बोले क्या हुआ, तो लड़का हुआ, बोले। मैं बोला लड़का, और ये कैसे क्या है, तो बोले ठीक ठाक है। तो साली मेरे को वहां पे खुशी। अब वो वहां पे यानी हाईवे पे रुकी जाती है ट्रैवल्स, को किसी को बाथरूम जाना है, किसी को नाश्ता करना है, रात के 11:30 बजे वहां पे ट्रैवल्स रुकी, तो वो ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट रुकती है। तो मैं साला वहां पे देख रहा था, वो बोला साला जुगाड़े में मेरे पास की खत्म हो चुकी थी, मैंने वो कोका कोला वो शीशे में मिला दिया था, वो ट्रैवल्स में पीते आया था। मैंने वहां पे वो बाजू वाले वो टायर के पंचर वाले दुकान वाले को पूछा, पेट्रोल पंप के बाजू में जाके मैंने बोला यहाँ पे है क्या। हाँ, वो बोले 200 की है, बोले वो, अरे मतलब तेज जल्दी, मतलब खुशी में भी दारू होना मेरे को अब बच्चा हो गया। मैं साला बराबर वहां पे जाऊँ, सेटिस्फाइड हूँ, और फिर वहां पे वो दारू वारू पीने के बाद में मैं वरोरा उतरा, वहां से पैदल पैदल अपने सास के यहाँ पे गया, बीबी और बच्चे और मेरी सास वो मेडिकल में। एक अच्छा पिताजी अगर मैं होने का अगर उत्तरदायित्व निभाता तो सीधा पहले चंद्रपुर चला जाता, वहां पे उनको उनको मेरी मदद की जरूरत थी, वो अकेले मेरी साथ दौड़ धूप कर रही थी, लेकिन कर रहे हैं ना सारे। हाँ, उनकी भी तो लड़की है, मैंने जिम्मेदारी उठाना चाहिए। हर वो जिम्मेदारी से भागते रहता मेरे जैसा हर कोई। और वो जब मैं वो घर में गया तो मेरी छोटी साली थी, मेरा ससुर था, मेरा साला था, उन्होंने वो मेरा तमाशा देख के अरे बाप रे, बोले कितना पी के, बोले ढूंढते डालते गया। अब वो अच्छा हो गया कि रात में वो किसी को दिखा नहीं, मैं चुपचाप सो गया, और दूसरे दिन वहां पे गया। वो वहां पे जाने के बाद में भी विड्रॉ इतनी थी कि मेरे को दारू सूंघ रही थी, और वहां पे वो बच्चे को मिलने के बाद में 2-3 घंटे वहां पे बड़ी मुश्किल से रुका हूँगा। उन्होंने मेरी हालत देख ली, जवाई बोले तुम घर चले जाओ। मैं बोला वहीं पे साला वो चंद्रपुर बस स्टैंड पे बेइज्जती हुई सामान वहां पे वो एक दो नीपी पिया, और वो वापिस अपने गाँव में आया। मतलब बच्चे का मुंह भी नहीं देख पाया यार मैं। मेरे अंदर का इतना डिनाइल पार्ट था कि पहली बार मेरी बीवी को बच्चा हुआ है, तो उस बच्चे को मैं हाथ भर के देखूं, उसको उसको चूमूं, उसके साथ में प्यार करूं, दो बातें मीठी बातें मेरे सास से करूं, प्यार भरी बातें मेरे बीवी के साथ में करूं, उसको सहानुभूति दूं, उसको कहनी ताकत दूं कि ये इस मुश्किल घड़ी में मैं तेरे साथ में हूँ। लेकिन एक भगोड़ा किस्म का आदमी अपनी वो भगोड़ी और अपनी कायरता, अपनी जिम्मेदारी से दूर भागते हुए वो बियर बार में बैठा, और वहां से फिर वो एक मन में थॉट आया, चल बोला साला वापिस। 8-10 दिन वही रोल कल्चर, और फिर वो तबीयत खराब हो गई, फिर वो 8-10 हजार रुपये फिर से खर्चा किए मैंने दारू में, और फिर वही आई 4 घर में गई, उसने 200-400 रुपये जमा किए, ऑटो में मेरे को बिठाला, और वो सरकारी दवाखाने में एडमिट, नित्य नियम। अब वहाँ की जो नर्स है वो डॉक्टर है, मेरे पहचान की हो चुकी है, बस वो देखते बराबर को नर्स आला बन गई। 3-4 महीने का, 6 महीने का या 2 महीने के बाद में वो मेरा होता ही था। वहां पे 2-4 सलाइन लगाए, फिर मेरे को डिस्चार्ज होके एक दिन या 12 घंटे मेरे को डिस्चार्ज करके घर में भेज। तो हर बार वो मेश्राम डॉक्टर मेरे को बोलता था, बोले शराबी देखे, बोले पण तेरे जैसे नहीं, बोले तेरे को बोतल का ढक्कन याद लगाना नहीं है, बोले लोग पीते, बोले बोतल का ढक्कन लगा के, मैं साला वो ढक्कन ही नहीं समझ पाया। मैं कई बार ये कोशिश की है कि साला पूरी दारू पीने के बाद में उसका ढक्कन लगा के वो वेटर को भाऊ ढक्कन उघडू नको देजो, अशी छिचोरी बनती करता था वेटर लोगों के साथ। क्यों भाऊ, वो और वेटर मेरे को पूछ रहा था कि क्यों भाऊ ढक्कन लगा के क्यों रखना, अरे वो मेश्राम डॉक्टर ने बोला यार सलाइन लगाते समय वो ढक्कन लगाना तेरे को याद नहीं, इस प्रकार का ढक्कन हो। यानी हर वो सकारात्मक चीज को मेरी शराबखोरी से और मेरे जो स्वभाव दोषों वजह से वो हर चीज को मैं डिनाइन लेता हूँ। और दूसरा भी बच्चा हुआ तब भी वैसा ही था। दूसरे बच्चे के वह तो विशेष ग्रेस ऑफ गॉड थी कि वो बच्चा ईश्वर की कृपा से बचा, नहीं तो मैंने ये उम्मीद छोड़ दी थी। और अगर मेरे बच्चे को कम ज्यादा अगर हो जाता था ना, उसका मुख्य कारण था मौत, क्योंकि वो
ग्राम का पैदा हुआ था। और उसके डिलीवरी के समय में इतने सारे अनुभव, वो कड़वा अनुभव आज भी अगर मैं याद करता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस गवर्नमेंट मेडिकल में मेरी ट्रीटमेंट चालू थी ना, मेरी भिंडीड़ की, उनके हिसाब से बच्चे को 2 महीने डिलीवरी के लिए टाइम था, और इसका 7वें 8वें महीने में पेट दिखना चालू हो गया था। और मैं उस समय में पी के था, ये बार बार हॉल में से चक्कर मार रही थी मेरी बीवी, और मैं उसको बार बार टॉर्चर कर रहा था, अरे नाटक मत करे बोले, तू सो रहा चुपचाप। वो मेरे को पास में आके ऐसे आंखों से ऐसे आके डाल के बोलती थी। उसकी हिम्मत नहीं होती थी, इतनी दहशत रहती ना एक अल्कोहलिक के घर में, कि उसकी बीवी, उसके जो प्रेमी रहते ना, वो बोल नहीं पाते, साला भड़केगा तो नहीं, हाँ गाली गलौज तो नहीं करेगा। तो वो आंखें में से पानी गिरा और मेरे पास में आके बोले, सुजल के पापा बोले बहुत पेट दुख रहा बोले, और पानी भी छूट रहा बोले। तो मैं बोला चलो ठीक है, बोला तू थोड़ा सा घूम, बोला घूमते घूमते क्या हुआ, वो 2 4 बार संडास जाती थी, वापिस आती थी, और 5वीं बार जब वो संडास गई ना, तो वो संडास में से उसने वो दूसरे बच्चे की डिलीवरी कर दी। तो वैसी साले हमारे ढाबे का नाम। मेरी माँ उसकी मदद के लिए थी, वो मोहल्ले के 2 4 भाई लोग मदद के लिए थी उसको, और वैसे ही पकड़ पकड़ किया। वो देखो माँ की ममता बड़ी होती है, बोलते वो माँ कैसी भी रहे। वो जब उसने, मेरी बीवी ने बच्चे को जन्म दिया मेरे वाले छोटे, वो उसका जो सर है ना, वो संडास के कुमड़े में जा रहा था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वो ममता इतनी जागरूक हो गई थी उसकी वाली, कि उसने दोनों हाथ से बच्चे को अपने छाती पे ले लिया, और वो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 मिनट के लिए मूर्छित रही वो संडास में। वैसे उसके ऊपर पानी वानी मारे, उसके मुंह के ऊपर उसको उठाया, और वो बाजू वाले रवि को लेके, उसने, वो रवि भाव ने मेरे को फिर वो, तू कौन है, तू बाप है, हाँ तू अपनी जिम्मेदारी को उठा, उसने वो 2 3 मेरे को मार्गदर्शन पर वो बांध छोड़े, तब जाके मेरे अंदर का भाव जागरूक हुआ, और फिर मैं उसको दवाखाने ले जाने की प्रक्रिया में मैं आया। और फिर उसको पाटन सामूंगी पीएससी में लेके गया, बच्चे को अलग किया। वो पाटन सामूंगी पीएससी के डॉक्टर बोल रहे थे, बोले तुम, बोले जल्दी, बोले बच्चे को, बोले कुमारे डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरफ लेके जाओ, बोले ये बच्चा बहुत कमजोर पैदा हुआ, बोले इसके बचने के चांसेस कम है बोले। और जब वो कुमारे डॉक्टर के यहाँ पे हम, वो रामकृष्णा अंकल का ऑटो था मेरे साथ में, और मेरे साथ में वो आशा वर्कर थी एक, दुर्गाबाई नाम का, मोहल्ले की। वो जब हम लेके गए तो रात के वहां पे 2:15 2:30 बजे थे। वहां पे ट्रीटमेंट करने के बाद में मेरे पास में पैसे तो थे ही नहीं। मतलब मैं इतना लापरवाह हूँ कि यार बीवी की डिलीवरी है, कैसी भी किस समय में भी तेरे को 5-10 हजार रुपए की जरूरत गिरती है, तू साले 10-10 हजार रुपए के 15-15 दिन में उड़ा रहा है। और तेरे को तेरे बीवी की डिलीवरी के लिए लोगों के सामने याचनाएं करनी पड़ रही, भीख मांगना पड़ रहा है। तो 17-18 सौ रुपए वो जो बाजू वाले से, वो मुन्ना भाई से मैंने मांगा था दवाखाने जाने के लिए। और उसमें की भी ऐसी मेरी सोच थी कि साला सरकारी में तो जाना है, 17-18 सौ जेब में रहे तो 2-4 सौ रुपए इनको, 500-1000 रुपए ऑटो वाले को, 4-5 सौ रुपए में अपना बजट जम जाता। दारू के बारे में सोचना, इतना सारा दिन है। वो कुमारे के यहाँ पे वो बच्चे को एडमिट रखे 1-1.5 घंटा, उसने जब बताया 20-25 हजार रुपए लगेंगे, मेरी वाली फट गई। मैंने वो ऑटो, वही ऑटो मेडिकल में लेके गया। मेडिकल में 5:15 5 बजे वो चाइल्ड वार्ड में उसने वो बच्चे को, माँ को, दोनों को एडमिट किया। और मैं सबसे पहले कहनी, जब वो आशा वर्कर को छोड़ने के लिए नीचे आया, उनको पैसे वगैरह दिया, मैंने बोला तुम जाओ, बोला ऑटो वाला भी चला गया। इन दोनों को एडमिट करने के बाद में मेरे को ऐसा लग रहा था, अरे साला कितना महान काम मैंने कर लिया, मेरी बीवी को और बच्चों को एडमिट कर लिया। वो जिंदगी और मौत के साथ में मेरा बच्चा लड़ रहा है। उसको जन्मताज काबिल हो गया, वो 900 ग्राम का है, उसका बचना बड़ा कठिन है बॉस। ये कभी अच्छा विचार नहीं आया मेरे मन में कि सातत्याने 24 ही घंटे वो बच्चे के पास में और माँ के पास में मैंने, अशोक ने होना चाहिए नहीं। नीचे आने के बाद में वो सड़क चाप रिक्शे वाले की तरफ मैं देख रहा हूँ, मेरे तरफ वो देख रहा है। एक बेवड़ा बेवड़े की भाषा समझता है, तभी एक बेवड़ा बोलता है, और दूसरा बेवड़ा कमरे में सुन के उसकी शेयरिंग से, अनुभव के माध्यम से सोबर होता है। हावड़ा ब्रिज पे एक उदाहरण सुना था मैंने। हावड़ा ब्रिज पे एक पागल चढ़ता है, और उस पागल को मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस भी आती है। तू उतरता नहीं है, मैं नहीं उतरूंगा बोलते, मैं कूद जाऊंगा बोलते। उसका एक पागल साथीदार नीचे रहता है, वो हेक्सा ब्लेड लेता है, बोलते साले उतरता है तू नीचे, क्या काटू बोले ये एंगल बोले। तू वहां से वो बेवड़ा चिल्लाता, अबे काटे मत बोलते, मैं उतरता हूँ नीचे। उसी प्रकार वो, जब वो सड़क छाप रिक्शे वाले को मैंने देखा, मेरे को लगा कि ये मेरे बिरादरी का है। वो 2 कदम आ गया, मैं आया। और यकीन मानिए दोस्तों, मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के साथ में 21 दिन वो शिशु वार्ड में रहा, वो कांच के इसमें। और मैं वो राजा बख्शा स्क्वायर से लेके मेडिकल स्क्वायर तक 21-22 दिन, जितने भी दिन रहा मैं,
वहां पे उन लोगों के साथ में शराब शेयर किया, पूरी देसी की दारू पी। इतना बड़ा डिनाइल रहता था कि अपन देसी नहीं पीते, लेकिन पैसे के अभाव से, नशे की लालायता से मेरे को वो देसी भी पीने मजबूर लगा। 20-22 दिन के बाद में हरी हरी खून की उल्टियां होने लगी, और फिर वो आनंद फानंद में मेरे को गया, भेजा गया घर वहीं से भी। और 30वें 31वें दिन के बाद में जब छुट्टी हुई ना, तब भी मेरा वाला नाटक वैसा ही था। यानी दोनों डिलीवरी के समय में मैं फुल टू टाइट था। अब यहाँ से मेरी रिकवरी की शुरुआत होती है। अब इतना सारा डिनाइल भरने के बावजूद अगर कोई शक्ति अगर मुझे बचा सकती है ना, वो है केम टू बिलीव, हमारा विश्वास का दूसरा कदम, जो मेरे को सच्चाई और अच्छाई रास्ते पे चलने के लिए प्रवृत्त नहीं करती, बल्कि साथ साथ लेके चलती है। और मेरी रिकवरी की शुरुआत हुई व्यसन मुक्ति केंद्र से। मेरे जैसे नाक को आप यानी कितना भी समझा दो प्यार से, वो पुंगार मारेगा, लेकिन उसको अगर लट का भेव लगाए ना, तो वो जरूर मुंडी नीचे डालेगा। और मेरे को वो व्यसन मुक्ति केंद्र में जालंधर मैडम और राउत सर की काउंसिलिंग से बहुत सारा फायदा हुआ। मैं 90 दिन वहां पे ट्रीटमेंट रहा, 20-22 दिन मेरा भी वहीं पे डिनाइल रहा। बीमारी नहीं है, लेकिन बार बार वही शब्द सुनने के वजह से मैं उस बात को स्वीकार किया। छुट्टी होने के बाद में भी वो सुधारने की प्रक्रिया में मैं नहीं था। मैं अपनी सुधारना अपने हाथ से कर लूं, इतना अच्छा इंसान नहीं हूँ। बुराई बता दो मेरे को कहाँ पे करना है। शराब अगर नागपुर में मिल रही है, फ्री में मिल रही है, लंगर लग रहा है, उसका तो मैं हाजिर रहूंगा। लेकिन वहां पे तुमको शराबखोरी का इलाज करने के लिए बुलाया जा रहा है, पैसे खर्च करके जाना है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो वहां पे वो जालंधर मैडम ने छुट्टी होने के बाद में मेरे को बार बार हिदायत दी थी। वो काउंसिलिंग में हर बार अल्कोहलिक एनोनिमस का नाम लिया करती थी, और अल्कोहलिक एनोनिमस की वहां पे हर संडे को मीटिंग भी होती थी। लेकिन वो गोलिया वोले का ज्यादा, नशे का प्रमाण ज्यादा होने की वजह से वो मेरे को याद नहीं रहता था। और जब मेरा डिस्चार्ज हुआ और 1.5-2 महीने के बाद में वापिस मैंने वो जब शराब पिया, उसके बाद में वो जब मेरे को आकलन आया, और वो ईश्वरी कृपा से मेरे को मोहनार और शकीलियम जैसे इन लोगों के नंबर मिले, और मैंने इस बार स्वयं होके एक अच्छे ट्रैक पे जाने की कोशिश की। और वहां से वो जो अल्कोहलिक एनोनिमस था, मेरे अंधारमय जीवन में वो जो प्रकाश दिखा, और मैं पहली बार जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना, तो साला मीटिंग करने के बाद में वो बंद कमरे में देखा 17-18 लोगों में, तो हर एक 17-18 लोगों में से हर एक व्यक्ति ने मेरे को पीठ पर से हाथ घुमाया, गले लगाया। मैं वहां पे एक न्यू कमर्स था, और मेरे ख्याल से वो फाउंडर मेंबर भी था उस परमेश्वर ग्रुप में। विजय यश, शकील यम, प्रदीप यस, अशोक डी, इन 5-6 लोगों ने वहां पे कड़मेश्वर में अस्तित्व समूह ग्रुप की स्थापना की थी। और मैं वहां पे जब पहली बार गया, तब वहां पे मेरे को पता चला कि अपन शराब छोड़ के भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। जैसे उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस बोला वहां पे, और वो शराब, वो तो पूरी पुनरावृत्ति मेरे वो जो विजुलाइज जो पिक्चर चलती है ना व्यसन मुक्ति केंद्र की, आ गई मेरे आंखों के सामने कि अशोक, यहाँ पे तेरे जीवन का कल्याण हो सकता है। लेकिन इतनी आसानी से इन लोगों की बात मान लू, इतना मैं सुधारित नहीं हूँ। लेकिन वो मीटिंग करने के बाद में बोला जाता है कि अच्छा विचार अगर आप अपने जीवन में अगर लेके चलते हो, तो वो अच्छा विचार अपने को अच्छी जगह पे बैठा लेगा। वो विचार सुनने के बाद में वो विचार बदल गया यार मेरा। और वो विचार मेरे को, हर वो शराबखोरी का इलाज करने के बाद में, मैं धार्मिक जगहों पे जाने के बाद में दारू पीने के लिए जाता था, उस दिन मीटिंग करने के बाद में मैं चुपचाप घर में आ गया। तो मेरे घर के लोग भी बोलने लगे, ताज्जुब करने लगे, बोले तुम कहाँ गए थे, बोले तो बोले आज शाहरुख नहीं पी। आप बोले सुजल के पापा बोले, और मेरी आई भी बोल रही थी। अशोक बोले तू जिस भी जगह पे गया था, बोले उस जगह पे बार बार जाते जाओ। बोला ऐसा क्या? तो उन लोगों ने मेरे पास में वो पॉम्पलेट वगैरह भी दिए थे, वहां पे नागपुर के मीटिंग के एड्रेस वगैरह थे। और वो एड्रेस में मैंने जब देखा तो बहुत सारी मीटिंग थी, डेली मीटिंग्स थी। और वो मीटिंग्स में जब मैं संडे का इंतजार करने लगा, और संडे को सवेरे 9-10 बजे एक फोन आया, और वो फोन की आवाज बड़ी मधुर थी। और उन लोगों ने वो बंदे ने मेरे को बड़ा मधुरता से बोला। हालांकि वो डिनाइल उस समय में भी काम कर रहा था, है ना, हेक्कड़पना ज्याला म्हणतो ना आपण, वो था मेरे अंदर में। उस व्यक्ति ने मेरे को फोन जैसे मैंने रिसीव किया, महाराज बोले आपके दर्शन होंगे क्या, बोले। मैं बोला आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोले अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य बोल रहा हूँ। बोले आज हमारी जो पिछले संडे को आप आए थे, बोले वैसी मीटिंग रहती, बोले सर आप आइए, बोले। साला मैं बोला मेरे जैसे बेवड़े को यार सर बोल रहे हैं। हाँ, तो ये एकदम प्रेमळ लोग है, और ये 8वें अजूबे है मेरे लिए।
मतलब साला हर कोई इंसान मेरे को धुतकार रहा था, गांड पे लात मारने की कोशिश कर रहा था, या ह्या माणसासोबत नाही राहिलेलं बरं, इस विचार की धाराएं थी मेरे समाज के अंदर में। और ये व्यक्ति मेरे को प्रेम पूर्वक निमंत्रण दे रहे थे, तो मैं गया और मैं जाते रहा। मैं निरंतर जाने वाने की वजह से जो मेरे अंदर का जो डिनाइल था, वो डिनाइल मैं देख रहा था कि वो कम हो रहा था। और सबसे बड़ा रिकवरी का पार्ट जो है ना, अगर मैं किसी की सुन लेते हूँ, तब वो मेरे जीवन में प्रकाश आएगा। अगर सुना देता हूँ ना, तो बेड़ा गर्क। लेकिन वो सुनने की प्रक्रिया में जब मैं पहली बार आया, यही मेरा मूलतः फायदा हुआ। इस डिनाइल पे मैं काम करने लगा। मेरे अंदर की नकारात्मकता धीरे-धीरे एक दिन के आधार पे दूर होती गई और मैं अपने स्वभाव में परिवर्तन देखा। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में विचारों को परिवर्तित कर दो ना तुम, तो तुम्हारा स्वभाव परिवर्तन कर देगा। और तुम्हारा स्वभाव परिवर्तित हो गया, तो तुम्हारे आचरण में वो दिखेगा। अगर तुम्हारा आचरण में वो परिवर्तन दिख रहा है, तो तुम्हारे जीवन में वो आमूलाग्र परिवर्तन दिखेगा। सेम टू सेम ये विचार चेंज हो गए। अच्छे विचारों की भरमार मेरे जीवन में आने लगी, तो खुद ब खुद जो मेरे अंदर में जो डिनायल पार्ट था ना, वो खुद ब खुद कैसे क्या वो निकलते गए। आज भी बहुत सारा डिनाइल है। ऐसा नहीं है कि शराब से दूर हो गए तो डिनाइल नहीं है। आज भी अगर कहीं किसी की शेयरिंग सुन लेता हूँ न्यू कमर्स की, तो मेरे को लगता है साला ये अभी-अभी आया, इतनी बढ़िया शेयरिंग, मेरे से भी अच्छा शेयर कर रहा है बापा। उसकी 4 लोग तारीफ कर दी ना, तो मेरी बड़ी साली गांड जलती है। इस प्रकार का भी नकारात्मकता मेरे जीवन में काम करती है इन द ये। बट उस पे भी मैं अगर काम करता हूँ, तो मैं उसको एप्रिशिएट कर सकता हूँ, यार बहुत बढ़िया तुमने शेयर किया यार, आते रहो बेटा। तो ये नकारात्मकता जब मैं देख रहा था, वो धीरे-धीरे दूर जा रही थी और जीवन में एक अच्छाई का मार्ग मेरे को दिख रहा था। जिस काम को मैं छोटे निचले लेवल का समझता था, वो काम बहुत बढ़िया था यार मेरा वाला। है ना? उसके ऊपर मेरा परिवार आराम से चल सकता था, इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं मैंने। मेरे को ज़्यादा पैसा होना कम मेहनत में, लेकिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर ले, कम से कम पैसे भी मिलेंगे तो तेरा जो गुज़ारा हो सकता था। अल्कोहलिक एनोनिमस ने अपने अनुभव के माध्यम से मेरे को बताया कि ये तू कर सकता है। और जब मैंने देखा कि मेरे से भी निचले लेवल पे गए हुए लोग जब अल्कोहलिक एनोनिमस के अनुभव को अपने जीवन में कृति के माध्यम से वो प्रचिति देते हैं ना, तो मेरे को एक सीख मिलती रही। मेरे को आज भी याद है कि सेवा समूह की मीटिंग करने के लिए मैं वहाँ की मीटिंग करने के बाद में संडे के दिन वहाँ मीटिंग होती थी। कई बार मैं गीला होती गया और वो शेषराज भाई रहते थे, मेरे पीठ पर से हाथ घुमा के बोलते थे, बोले यही आग जिंदा रखो, बोले अशोक, बोले तुम्हारे जीवन में काम आएगी, बोले। साला आँख में से पानी आता आज भी कि यार ये ओल्ड टाइमर लोग क्या बोलना चाहते हैं। हुँ? इतना बड़ा साहस कौन दे सकता है कि तुम जिस चीज के लिए आ रहे हो ना, शराब ने इतना सारा माहौल मेरा बिगाड़ चुका था, इतनी निचले लेवल पे मैं आ चुका था, गांडीचे छिलटे उड़ले होते। और ऐसे निचले लेवल को जाने वाले शराबी को जब कोई अनुभवी सदस्य बोल सकता कि आग जिंदा रखना, तो आज भी इन ओल्ड टाइमर की मदद के जो शब्द रहते ना, आज भी मेरे मस्तिष्क में फिट है। ये मेरे को गलत राह पे भटकने नहीं देते। आज जो कुछ भी मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, ये केवल अल्कोहलिक एनोनिमस के अच्छे विचारों की वजह से। जो भी मेरे जीवन में आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, 2 वक़्त की रोटी खा रहा हूँ, 8-10 दिन का अनाज मेरे घर में है, इससे बड़ी आर्थिकता नहीं हो सकती मेरी। आज मेरी मानसिकता जगह पे है, अच्छे और बुरे का मेरे को सामंजस्य समझता है। इससे अच्छा क्या सौभाग्य हो सकता है मेरा कि 8-10 दिन पहले मेरे जीवन मतलब शराब पीने के बाद में क्या हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी, या कोई व्यक्ति मेरे हाथ से मर जाता या मैं किसी के हाथ से मर जाता, मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाते, मेरी माँ दर-दर ठोकरें खा रही थी शराब के वजह से, आज वो शराब की वजह से उसका बेटा भी चला जाता और वो शराबखोरी की वजह से उसको नीचे भी देखना पड़ा। तो उससे तो अच्छा है कि अल्कोहलिक एनोनिमस के वो विचारों को मैंने पकड़ लिया। आज अल्कोहलिक एनोनिमस का जितना भी ऋणी रहूँगा ना मैं, वो कम है। मेरे जीवन में नकारात्मकता दूर करके एक सकारात्मकता की ऊर्जा अगर प्रदान की है ना, वो अल्कोहलिक एनोनिमस का हर एक फेलोशिप का वो बंदा, चाहे वो आज का रहो या 50 साल सोबर मेंबर रहे, वो हर एक व्यक्ति ने मेरे अंदर के डिनाइल को कम किया।
मैं जहाँ पे यानी उतावलापना बताता था, शेषराज भाऊ पीठ पे हाथ रख के बोलते थे, अशोक शांत। मैं समझ जाता था क्या बोलना चाहते हैं। आज भी मेरे स्पॉन्सर कभी भी अगर मैं उतावलापना करूंगा ना, तो मेरे स्पॉन्सर इतने प्रेमळ है, वो कभी मेरे ऊपर रिएक्ट नहीं होते हैं। वो मेरे को बोलते हैं, अशोक ये अनुभव यहाँ पे मैच करके देखो ना तो जम जाएगा। मैं समझ जाता हूँ कि मेरे को स्पॉन्सर क्या कहना चाहता है। आज भी वो हर एक शब्द मेरे को याद रहता है उनके शेयरिंग का, कि तेरे चरित्र कितने भी उज्जवल हो जाए साले, लेकिन तू चरित्रवान नहीं बन सकता। और ये बात सच है यार। मैं अपने समाज में कितनी भी अच्छाई और सच्चाई बताने की कोशिश करूँ कि मैं सुधरूं गेलो, लेकिन एक्चुअली मैं सुधरा नहीं हूँ। ये मेरी वाली जो है ना, कभी-कभी मेरे को ऑब्जर्वेशन में या बिग बुक में मेरे को समझ में आता है। मैं जब पढ़ता हूँ ना तब देखता हूँ बनावटी नम्रता है यार, कई जगह, बहुत सारे जगह पे बनावटी नम्रता है मेरी वाली। मैं लोगों को इसलिए खुश करना चाहता हूँ, इसलिए मीठा बोलता हूँ, क्योंकि उनके बात से मैं उल्लू सीधा करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा मतलबी हूँ। और यहाँ पे उसी मेरे को धाराओं पे काम करना है। मैं बेमतलब तो किसी का मदद ना करूं, इस प्रकार के विचार है। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद, स्पॉन्सर का निरंतर साथ, इस डिनाइल पार्ट पे भी मैं काम कर रहा हूँ। 5 मिनट में ये सकारात्मक और नकारात्मक विचार एक सकारात्मक दर्जे में कैसे परिवर्तित होते हैं, इसकी मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ और अपनी एक शेयरिंग खत्म करता हूँ। एक उंगलीमाल करके एक दानव था, मतलब डाकू था, और उसका बिंबिसार के साथ में बैर था। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे विचार, सकारात्मक विचार अपने को किस प्रकार से एक निचले लेवल के चाहे हुए इंसान को कैसे उठ के खड़ा करती है, ये कहानी है उसके ऊपर। आपने सुना भी होगा लगे तो उसने प्रण लिया था कि इस राजा के मैं प्रजा के 1000 लोगों को मार डालूंगा। और वो जंगल में रहता था, और जैसे उसने वो घोषणा की तो राजा की फट गई। राजा ने वो जो एरिया था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इधर कोई जाना नहीं। फिर भी वो भूले बिसरे लोग जाते थे और उनको वो मार देता था और उनकी उंगली पहन के अपने गले में डालता था। कई साल लग गए उसको, 1000 लोगों को मारने के लिए जो प्रण था, कई साल लग गए। 999 लोगों को उसने मार डाला। अब उसके प्रण को पूरा करने के लिए एक ही व्यक्ति चाहिए था। अनुयास क्या हुआ, कोई इंसिडेंटली वहां से गौतम बुद्ध और उसके अनुयायी आ रहे थे, और उस रास्ते पे वो वहां पे बोर्ड लगे हुए थे कि इधर जाना वज्रित है। उसके अनुयायी ने उसको बताया गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का ध्यान नहीं था उस बोर्ड पे। बोले महाराज, बोले आप इधर मत जाइए। बोले क्यों? बोले यहाँ पे बोले उंगली माल डाकू रहता है, बोले उन लोगों को काट के उसकी माला बना के पहनता है। बोले उसने बिंबिसार के साथ में वचन लिया है, बोले कि तेरे प्रजा के 1000 लोगों को मारूंगा। गौतम बुद्ध बोलते ऐसा है क्या? बोलते दास, बोलते तूने अगर मेरे को नहीं बताया रहता ना, बोलते तो शायद मैं संभव था, बोलते कि मैं यहाँ से ना जाऊं। लेकिन तूने अगर बता दिया है तो बोलते उस पीड़ित व्यक्ति को मेरी जरूरत है। बोलते तो वो दास को बोलता है, अगर बोलते तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मत आओ, बोलते मैं जाता हूँ। बोलते दास वहीं पे रुक जाता है। गौतम बुद्ध अकेले उस दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पे अंगुली माल रहता है। और वहां से जब गौतम बुद्ध को देखता है अंगुली माल, तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अरे साला, अपना प्रण पूरा हो जाएगा, आज 1000 लोगों को मैं मार डालूंगा। तो उसके हाथ में खड़ा हो रहता है। वो जैसे जैसे गौतम बुद्ध उसके नजदीक आते हैं, तो उनका वो तेज, वो एक सन्यासी के ऊपर में जो तेज रहता है ना, गौतम बुद्ध को जितना हम खोजेंगे ना उतना हम डूबते जाएंगे। तो वो डाकू जैसा आदमी, उसका तेज दिल के देख के प्रभावित हो गया। पूरा पागलपन उसके अंदर में आ गया। और वो गौतम बुद्ध को अपनी शैली में बोलने लगा। बोले सन्यासी, बोले तू मेरा वाला 1000वां शिकार जरूर है, बोले लेकिन तू आया है तू वापिस चला जा। बोले मैं तेरे को मारना नहीं चाहता। बोले तो गौतम बुद्ध समझ गए, विद्वान आदमी थे। उन्होंने बोला उंगली मार, मैं तुझे साथ में लेने के लिए आया हूँ। मुझे परमेश्वर ने तेरे लिए भेजा है यहाँ पे जंगल में। क्या लोगों को मारपीट करता है? तो वो मान नहीं रहा था इस बात को। तो गौतम बुद्ध ने वो उसकी बात, तू चला जा, उनकी बहसबाजी चलती रही। ऐसे ही अनायक गौतम बुद्ध ने, उसने बोला, उसके हाथ में खड़ा था, बोली इस डाली को काट डाल। उसके हाथ में खंजर खड़ा था, उसने उस पेड़ के डाली को काट डाला। और बाद में गौतम बुद्ध बोलते हैं उसको वही पेड़ के डाली को उसको जोड़ दे। वो डाकू तिल मिला जाता है, उंगली माल। वो बोलता है कैसे जोड़ देंगे इसको? बोलते सेम वही है।
कि एक बार टूटी हुई चीज को तू दोबारा से जोड़ नहीं पाया बोले, आज तक के 999 लोगों को तूने मार दिया बोले, और बोले उनको जोड़ सकता है क्या बोले, मेरा यही उपदेश था बोले तेरे लिए बोले। जैसे ही गौतम बुद्ध टर्न होते हैं ना, तो उंगली मल जैसा वो दानवी रूप उसके अंदर में अच्छे विचार प्रवृत्त हो जाते हैं, और वो गौतम बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ता है। कहने का तात्पर्य यही है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में एक बुरा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति जब आ जाता है वहां पे, और वो अनुभव और उपदेशों की माला और मेरे अंदर की वो जो प्रकाशमय ऊर्जा स्वयं प्रकाशित करते हैं ना, तो वही अल्कोहलिक एनोनिमस का काम करती है। जो भी मेरे अनुभव थे आप लोगों ने बड़ा प्रेम पूर्वक सुना, कोई व्यक्ति ने माइक चालू नहीं किया, सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ। खास करके इस ग्रुप ने मेरे को इनवाइट किया, पंकज सर ने मेरे को बोलने का मौका दिया, और मेरे हाथ से कोई अगर शेयरिंग में कुछ 19-20 हुआ होगा तो मैं दिल से माफी मांगता हूँ। थैंक यू।